हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी चल रही होगी सीटेट की, क्योंकि आपका जनवरी में तो एग्ज़ाम ही है, दिसंबर आपका चल ही रहा है। देखिए, आज हम लगाएंगे दिसंबर 2019 का पेपर। इसके पहले हमने 2 सेट लगाए, जुलाई 2019 का सेट लगाया और अगस्त 2023 का ऑफलाइन पेपर जो हुआ था वो हमने लगाया। ये हमारा तीसरा सेट है। हम आपको 5 सेट लगवा देंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा जो आपने सीरीज़ हमारी पढ़ी हुई है। अगर आपने सीरीज़ पहले नहीं पढ़ी है तो पहले सीरीज़ देखने के बाद ही ये क्लास देखिएगा। उस क्या होगा कि क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, क्लास आपको हेल्प करे, यही मतलब है। अगर कोई मतलब ही नहीं निकल रहा तो क्लास को देखने का क्या ही मतलब है। ठीक है, पहले आप सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। हमने टॉपिक वाइज सीरीज़ करवाया हुआ है, साथ में पीवाईक्यू भी लगवाया हुआ था। बट ये पूरा सेट देखेंगे, 30 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको डेली शाम को 5 बजे लाइव हो जाती है, आप देख सकते हो। जो भी डाउट हो आप पूछेंगे तो आपके डाउट को लिया जाएगा। ठीक है, सीरीज़ का लिंक आपको यहाँ पे आ रहा होगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। दिसंबर 2019 का ये पेपर है। देखिए, हमने पेपर नहीं लिया हुआ था, क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है, इससे आपको ठीक से दिख पा रहा होगा। पेपर लेते हैं उसमें ठीक से दिखता नहीं है, इसी वजह से हमने क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है। ठीक, दिसंबर 2019 का ये पेपर है। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ा करें तब तक आप आंसर लगा लीजिए। ठीक है, एक रफ ले लीजिए, एक कॉपी पेन, जो आंसर किया करिए उसको साथ में लिखते रहिए। उसके बाद जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसको देखें आप कितना सही हुआ, आपका कितना गलत हुआ। कम नंबर है और मेहनत करो, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं। बताइए, रचनात्मक आकलन आपने पेडागोजी वाली क्लास में पढ़ी होगी। पेडागोजी क्लास 1 घंटे की है बस। पेडागोजी आपकी कंप्लीट है, हमने कराई हुई है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी बताएं, रचनात्मक आकलन का कौन सा साधन नहीं है। साधन नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पहला ही नहीं है। दूसरा कह रहा है पोर्टफोलियो क्रम निर्धारण मापनी वर्णन अभिलेख, पहला नहीं है। क्यों नहीं है? रचनात्मक आकलन होता क्या है आपका? समेटिव है कि फॉर्मेटिव है? देखिए, समेटिव असेसमेंट आपका योगात्मक आकलन होता है, उसमें वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आपका सीटेट एग्जाम हो जाएगा अगर 2024 में जनवरी में, तो आपका रिजल्ट अगर आ जाएगा, पास फेल जो भी आप होगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता ना। अभी आप चेंज कर सकते हो, अभी आप मेहनत करके उसको चेंज कर सकते हो, बट अगर आपका रिजल्ट आ गया तो उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो जिसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते आप, वो आपका योगात्मक आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। बट यहाँ पूछ क्या रहा है? रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन में पोर्टफोलियो में आप चेंज कर सकते हो, इसमें भी क्रम निर्धारण मापनी, इसमें भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ना। वर्णन अभिलेख में भी कर सकते हो, इस पर फोकस किया जा सकता है। बट वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये आपका समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन में चला जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो जो रचनात्मक आकलन का भाग नहीं है वो योगात्मक में जाएगा, तो ये आपका योगात्मक का है। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी इन तीनों में जो है आप इसमें जो आपका इम्प्रूवमेंट होगा उसमें आप फोकस कर सकते हो, बट इसमें नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट एक बार आ गया 2024 जनवरी का, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप दोबारा जब कभी सीटेट का एग्ज़ाम होगा तब भी होगा। ठीक है, बट एक बार आपका पेपर हो गया तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए किसे? बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन को, इसको दूर नहीं करना चाहिए। दूसरा कह रहा है बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना। ये बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना नहीं, हमें इसे ही हमें दूर करना चाहिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ये भी ठीक है। आकलन के संकेतकों का उपयोग, ये बात भी ठीक है। बस दूसरा कह रहा है कि बच्चों के उत्तर को सही या गलत में नहीं आंकना हमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, पढ़ें। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों के फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करते। घर से करने के लिए प्रेरित करना हो तो स्कूल में क्यों आया बच्चा? दूसरा कह रहा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है।
ठीक बात है, ये भी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ये भी ठीक है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। सबसे बेहतर ऑप्शन आपका डी है, तो जो सबसे बेहतर होगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सीटेट में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जैसे यहाँ मिला है आपको। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सही कौन सा लगाएंगे? जो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें देखिए दूसरे में कह रहा है केवल अवलोकन करने को प्रेरित करने के लिए कह रहा है, सी वाला कह रहा है अनुभव साझा करने के लिए। ये बात तो ठीक है, बट डी में कह रहा है कि बच्चों को क्रियाकलाप का साथ में देखिए अवलोकन भी आ रहा है, अनुभव साझा भी साथ में आ जा रहा है, और साझा करने के बाद उस पर हम चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शंस को तीसरे में ये देखिए समाहित हो रहा है, इसलिए तीसरा आपका सही होगा। ठीक है, इसमें ये मत समझिएगा कि ये वाला भी तो सही है, इसको सही नहीं किया, इसको भी नहीं सही किया। ये दोनों बात जो है तीसरे ऑप्शन में कही जा रही है साथ में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है नीचे दी गई सूची पर विचार करना है हमें। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? देखिए दूसरों से भिन्न हमने 2 सेट लगाया, उसमें से आपको मिला होगा, उसमें पूछा होगा कि कौन सा एक, कौन जो है एक से भिन्न है, अलग है, पूछता है, हर बार पूछता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ये हमारा तीसरा सेट चल रहा है, हमने 2 सेट कर रखा है इसके पहले। कौन अलग भिन्न है बताइए? कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। कौवा इसमें से अलग है, देखिए ये भी पानी में रहता है, कछुआ, मछली भी पानी में रहती है, घड़ियाल भी पानी में रह सकता है, बट अगर कौवा को आप दिन रात पानी में रखोगे तो वो जिंदा बच पाएगा क्या? तो ये तीनों से अलग है ना इसमें से, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं था उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़ें इसको साथ में। कह रहा है कॉलम ए की मदों का कॉलम 2 की मदों से मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है? शहरों के राज्य के नाम दिया हुआ है, दूसरे में भोजन दिया हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भोजन वाले टॉपिक में कौन सा भोजन कहाँ फेमस है, बस वहीं से है, और ये चारों आपने पढ़ा हुआ है। जल्दी करें आंसर, आंसर आपका सही आना चाहिए, बता दे रहे हैं। 30 में से आपका 20, तो 20 से ऊपर आना चाहिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है। अगर आपको इसमें से अगर एक नहीं आ रहा तो आप ये ना सोचें कि मेरा आंसर ये सही नहीं होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ ये ऑप्शन होता है ना, यहाँ आप एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर तक जा सकते हो। देखिए अभी हम 2 ऑप्शन ही लगाएंगे, आंसर तक चले जाएंगे। पहला क्या कह रहा है? हांगकांग। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? लिंग हु फेन, जिसे पकाया हुआ सांप, इस डिश का नाम होता है ना, जो सांपों से बनता है, हमने क्या पढ़ा था, उसे लिंग हु फेन कहते हैं। तो हांगकांग में पके हुए सांप खाते हैं। तो फर्स्ट का 4th जा रहा है। ए का 4th किस में है? ऑप्शंस में गलत दे रखा है क्या? ए का 5th है, सॉरी ये 5th है ना। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए आपको राज्य के नाम 4 हैं, बट ऑप्शंस आपको 5 दिए हुए। तो ए का 5 तो तीनों में है, तो ए का 5 है ना। पहला तो आपका होगा नहीं क्योंकि ए का 3rd दे रखा है। अब देखिए एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। दूसरा देखिए केरल में क्या फेमस है, जल्दी बताएं। किसी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका का फॉर केरल, ये हमने आपको बताया हुआ था, याद करने का तरीका। ठीक है, टैपियोका मीन्स साबुदाना। तो बी का फर्स्ट जा रहा है। बी का फर्स्ट किस में है? देखिए बी का फर्स्ट ओनली 3 ऑप्शंस में है, 3 वाले में ओनली बी का फर्स्ट दिया हुआ है। तो इसी देखिए आपको अगर 2 नहीं भी आ रहा तब भी आप आंसर तक चले गए, 1 नंबर आपको मिल गया। अगर आप क्वेश्चन को ही देख के डर गए, जल्दी से स्किप कर दिए इसको, तो कैसे 1 नंबर मिलेगा? छोड़ने से अच्छा है आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसका आंसर लगा दो, क्या पता सही हो जाए एलिमिनेट करके अगर आप लगा दो तो बी का फर्स्ट केवल 1 ऑप्शन में है, इसीलिए हमने 3rd ऑप्शन को राइट आंसर लगा दिया। फिर भी हम देखेंगे कश्मीर में क्या फेमस है। कश्मीर में क्या खाते हैं? मछली को किससे खाते हैं? कश्मीर, हमने बताया होता है कश्मीर सरसों के तेल में। ठीक, कश्मीर में देखिए इसमें सा आ रहा है, रा आ रहा है, इसमें भी सा और रा आ रहा है, सरसों कश्मीर। ठीक है, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। गोवा में आपको तो नारियल इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं, तो डी का 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका देखिए भोजन से था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? आंसर करें जल्दी इसको। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, बस 1-2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे उस क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि हर सेट में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है हमने ही नहीं पढ़ाया। अब कहीं पर भी पढ़ेंगे ना
किसी टीचर से भी पढ़ेंगे तो एक दो ऑप्शन ज़रूर ऐसे बन जाएंगे, 2-3 ऑप्शन ऐसे बन जाएंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा सीटेट में। जल्दी बताएं, मैना, उल्लू, कौवा, बसंत, गौरी। आंसर बताएं जल्दी, फोकस करिएगा। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, कौन करता है? मैना करती है, ठीक है। पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उल्लू जो है ये अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, लेकिन झटके से जो आगे पीछे अपनी गर्दन करती है ये मैना करती है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए हाथियों से ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन ही ना बने। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, इसमें आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बात तो एकदम ठीक लग रही है हमें, आप बताइए ठीक है कि नहीं है। दूसरा कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये ऑप्शन 200 केजी अनगिनत बार बना हुआ है, ठीक है। खाता है बेचारा 100 केजी और बोल देते हैं ऑप्शन में 200 केजी। बताइए 200 केजी बेचारा डबल खा लेगा तो कैसे जिएगा। 100 केजी खाता है, 200 केजी नहीं खाता एक हाथी, तो इसलिए दूसरा गलत होगा। तीसरा कह रहा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाथी जो है कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हमने आपको समझाया हुआ है थ्योरी वाली क्लास में बाकायदा फिगर लगा के, ठीक बात है। डी वाले में कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। सही बात है ना, सबसे बुजुर्ग जो हाथी होती है वही सभी फैसले लेती है। आपके घर में भी जो सबसे बुजुर्ग होगा वही सारे फैसले लेते हैं ना, तो कौन सा इसमें गलत है? बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो ए सी डी आपका सही होगा। ए सी डी, डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए 4th वाला ए सी डी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगर आपको देखिए बी वाला भी पता है तो जिसमें देखेंगे बी वाला नहीं है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला गलत है आपका, तो इसमें बी नहीं है तो बी आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा देखिए घर से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। फिर देखिए इसमें से 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, एक सही हो सकते हैं और 3 ही दिए हुए हैं टोटल। आंसर करें जल्दी से। पहला कह रहा राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। देखिए राजस्थान में गांव के लोग जो है मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ठीक है, उसी में रहते हैं राजस्थान के लोग। कह रहा मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मनाली में बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते। असम में 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांसों के खंभे से बनाए जाते हैं घर आपके, मनाली में नहीं बनाए जाते, इसलिए बी वाला आपका गलत होगा। तो जिसमें बी है उसको हम हटा देंगे, बी 2 ऑप्शंस गए आपका। अब देखिए अभी आप आंसर लगा सकते हो क्योंकि ए आपका राइट आंसर है और इसमें कह रहा है केवल सी, तो केवल सी आपका होगा नहीं, तो ए और सी आपका राइट आंसर होगा। फिर भी हम सी वाला देख लेंगे। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। लेह लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख का घर आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पेड़ से एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान है, 1 नंबर फोकट में आपको दे गया। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है जल्दी बताएं, आंसर करें जल्दी से 2 सेकंड में। देखिए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, ये पाया कहाँ जाता है? हमने आपको बताया भी हुआ था कि आफार ओक, आफार ऑस्ट्रेलिया, ये पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये संयुक्त अरब अमीरात रेगिस्तान में, अबू धाबी में नहीं, इसमें भी नहीं, राजस्थान के रेगिस्तान में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए इसको देख के घबराना नहीं है, एक बार मेरे साथ सॉल्व करें, जरूर आपको आ जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको समय निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। चाल पूछता है, चाल = दूरी बटा समय, फार्मूला लगा के आपको आंसर लाना है। कह रहा कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए। देखिए इसमें आपको औसत चाल बतानी है। चाल = क्या फार्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक बात।
अब इसमें देखिए दूरी तो आपकी दी हुई है, क्योंकि देखिए पहले आप ये देखिए दूरी आपकी किलोमीटर में है, आंसर भी आपका किलोमीटर में आ रहा है, तो इसमें आपको 5/18 या 18/5 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ मीटर प्रति सेकंड में आता तो आपको 5/18 या 18/5 ये सारा कुछ करना पड़ता। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको समय निकालना है, बस फार्मूले में रख देना है। समय कैसे निकालेंगे, देखिए कोई व्यक्ति जो है 29 नवंबर से चल रहा है, कब पहुँच रहा है ये 1 दिसंबर को। देखिए अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए 1 दिसंबर को 29 नवंबर से चल रहा है, आपको अब ये पता होना चाहिए कि नवंबर का महीना कितने दिन के होता, कितना दिन का है। जब हमने ये क्लास कराई हुई थी तो हमने एक लाइन आपको लिखाई हुई थी, जून नवंबर जानिए और क्या है आगे, जल्दी बताएं इसको, कमेंट में हमें लिख के बताइएगा कि ये लाइन हमने आपको क्या लिखाई थी याद करने के लिए। फिलहाल अभी ये जानिए कि नवंबर आपका 30 दिन का होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो अगर देखिए अगर कोई कोई महीना ऐसा होता है, देखिए अभी आपसे पूछ लेगा अगस्त, पूछ लिया अगस्त आपका कितने महीने का होता है। अब इसमें इसी वजह से इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। देखिए 29 नवंबर जरूरी है देना, बीच में दे दे 10 से 12 नवंबर दे दे, 5 नवंबर दे दे, बट देता लास्ट में है 29 नवंबर और पूछ लेगा दिसंबर में, तो इसमें बच्चा जो है 30 और 31 में कंफ्यूज हो जाएगा। अगर एक दिन भी छूटा तो टाइम आपका गलत आ जाएगा, जब टाइम ही गलत आ जाएगा तो आंसर भी आपका गलत आएगा। इसीलिए इसी वजह से क्वेश्चन 29 नवंबर पूछता है। जब देखेंगे आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे 29 नवंबर लास्ट डेट ही क्वेश्चन में रखता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको। देखिए नवंबर आपका 30 दिन का होता है, तो नवंबर से 29 से आप पहले जाएंगे 30 तक, पहले हम टाइम निकालेंगे। 29 से आप 30 पे पहले जाओगे, 30 के बाद आप 1 दिसंबर आओगे, ठीक, ये 2 दिन हो गया। तो 1 दिन और ये 2 दिन, 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे। फिलहाल तो मेरे यहाँ 24 घंटे हो रहे हैं, आपके यहाँ कितने होते हैं 24 ही होते होंगे उम्मीद है। तो 24 दूना 48 घंटे टोटल आपके हुए। अब देखो 48 घंटे तो हो रहे हैं, बट जो है ये ट्रेन का जो टाइम है ये 19:45 बजे चल रही है और ये वाली ट्रेन जो है 11:45 पर पहुंच रही है। तो आप पहुंचोगे कहाँ है 19:45 पर ही पहुंचोगे। देखिए ट्रेन का टाइम 19:45 ही दिया रहता है, 12/7 19:45 है ये, ठीक है। अब इसको घटाओगे क्योंकि ये जो है 11:45 पे पहुंच रही है और आप कहाँ जा रहे हो 7:45 पे पहुंच रहे हो शाम को, ये दिन में ही पहुंच जा रही है। तो ये टाइम आप इसको माइनस करोगे, 19:45 से 11:45 घटाओगे तो कितना आएगा 45 से 45 मिनट दोनों घटाओगे 0 मिनट आ गया, और 19 से 11 घटाओगे कितना आएगा 8 आया। तो टोटल 8 घंटा, 8 घंटा आप ज़्यादा जा रहे हो, ठीक। तो 8 घंटा आप 48 घंटे में से माइनस करो, 8 माइनस करोगे कितना आएगा 40 घंटा आया। तो ये आपका टाइम निकल गया। बस जब टाइम निकल गया इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूले में रखेंगे हम, टाइम हमारा 40 घंटा आया है, ठीक। चाल हमें निकालना है, तो चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा, देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं जगह नहीं है, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी आपकी क्या है 2120, टाइम क्या निकाला था आपने 40 घंटा, ठीक है। अब इसको काटोगे 0 से 0 जो आएगा ये कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 3 12, 53 किलोमीटर पर हावर आएगा। तो ये 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाए, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा, कोई दूसरा रास्ता इसका नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन से मिल जाएगा, बट 29 नवंबर है वहाँ आपको 1 जून मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है ना। ये 2019 में आपको 2023-24 पूछ सकता है। तो सन से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सन में नहीं ले जाएगा, बस दिन ही का फ़र्क होता है। कोई 29 नवंबर पूछेगा, अगस्त पूछेगा, बस दिन ही चेंज होगा। बाकी जो लैंग्वेज है, तरीका सेम रहेगा, चाल ही पूछेगा, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय ही निकालना होगा आपको। क्या निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। आंसर करें, जल्दी करें, इसमें कुछ बताना नहीं है। कर्णम मल्लेश्वरी हैं, सुनीता विलियम्स हैं, बछेंद्री पाल हैं, सूर्यमणि हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भारोत्तोलक हैं। कर्णम मल्लेश्वरी है ना, ये 130 kg भार उठा सकती हैं, ठीक है। सुनीता विलियम्स आपका अंतरिक्ष से रिलेटेड था। बछेंद्री पाल क्या, ये माउंटेन पे गई थी ना। ये सूर्यमणि आपकी ये तो गर्ल्स स्टार है, ये नहीं है। कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ठीक है, ये वेट लिफ्टर हैं। ये 130 kg भार जो है एक बार में उठा सकते हैं। उन्होंने 29 मेडल जीता हुआ है। ये हमने थ्योरी क्लास फर्स्ट में ही कराया हुआ है, थीम करवाया हुआ था, साथ में कर्णम मल्लेश्वरी भी करवाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी होगा। क्वेश्चन नंबर
12 देखेंगे, कह रहा है नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। जड़ों का समूह कौन सा है ये आपको बताना है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर आप दे सकते हो, जल्दी आंसर करो। जड़ों का समूह हमें बताना है। जड़ों का समूह कौन सा है? आलू में जड़ों का समूह है, बताइए। हल्दी, अदरक, शकरकंद, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गाजर, चुकंदर, मूली ये जड़ों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है, देखिए पौधे से दोबारा क्वेश्चन बना हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए आपका किससे बना था? रेगिस्तानी ओक से बना हुआ था। कह रहा था रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो आपने बताया क्या? ऑस्ट्रेलिया बताया। दोबारा दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है नेपेंथीज, ये भी पौधे से क्वेश्चन बना हुआ है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेपेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। नेपेंथीज के बारे में अगर आपको पॉइंट याद होंगे जो हमने बताया है तो आपका आंसर जल्दी करें, आंसर करें, जल्दी करें। या देखिए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। एकदम सेम पॉइंट हमने आपको थ्योरी में करवाया हुआ है, बिल्कुल यही पाया जाता है ये। इसे और क्या कहते हैं, कमेंट करके जल्दी बताएं। नेपेंथीज को और कौन सा पौधा कहते हैं? घटपर्डी बोलते हैं एक, नेपेंथीज पौधा बोलते हैं, घटपर्डी पौधा बोलते हैं, शिकारी पौधा बोलते हैं, और कौन सा? पिचर पौधा बोलते हैं। 3-4 नाम हैं इसके, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ आपसे नेपेंथीज पूछा है, हो सकता है दोबारा आपसे घटपर्डी पूछ ले, पिचर पौधा पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। बी वाला कह रहा है आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है। तीसरा कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। देखिए केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर नहीं कर सकता, ये मेढक को खा लेता है, उनका शिकार कर लेता है। मेढक का चूहों को फंसाकर खा जाता है। तो केवल ऑप्शन ही ये बिल्कुल निगेटिव होता है। दूसरा आपका गलत है, तीसरा गलत है आपका। डी वाला कह रहा है कि यह रहेगा, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। आवाज़ नहीं निकालता, हमने थ्योरी करा रहे थे तब भी हमने आपको बताया हुआ था, आवाज़ नहीं, स्मेल निकालता है ना, उसी महक से, आवाज़ से नहीं जाते हैं कीड़े मकोड़े इसके पास, एक स्मेल निकालता है और उसी स्मेल की वजह से सारे कीड़े मकोड़े इसके पास जाते हैं और ये पत्ती से ढक लेता है। तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? पहला और दूसरा, ए और बी आपका राइट आंसर होगा। 2 ही ऑप्शन है, ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताएं, आंसर करें इसका। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा हमने आपको पढ़ाया हुआ है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए अहमदाबाद में गुजरात है, वहाँ से दांडी यात्रा निकली हुई थी आपकी समुद्र तक। क्यों निकाला हुआ था दांडी यात्रा? नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। घटना कब की है? 1930 की है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया। आंसर बताओ। तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मलेरिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, मलेरिया होगा ना। किसका मलेरिया आंसर नहीं आया, जल्दी बताओ तो किसका आंसर नहीं आया? पढ़ते क्या हो तुम लोग? तेज बुखार जब होता है आपको कपकपी के साथ, इसकी देखिए सिनकोना पेड़ की छाल से इसकी दवा बनाई जाती है। पहले के लोग क्या करते थे, सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उसको उबाल कर पानी पी लेते थे, बट अब इस सिनकोना पेड़ की छाल से ही मेडिसिन बनाई जाती है ना, दवा बनाई जाती है। जब आपको मलेरिया हुआ होगा किसी को, अल्लाह भगवान न करे किसी को हो जाए, तो उसी से पहले इसकी दवा बनाई जाती थी। पहले लोग जानते थे कि गंदे पानी की वजह से आपका मलेरिया होता है, बट किसने पता लगाया, कमेंट करके बताएं किसने पता लगाया कि ये जो है किससे होता है मलेरिया? मच्छर की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये कह रहा है, देखिए एनसीएफ से पूछा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ रहा है आपसे, शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? नहीं वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर का आपको दिख ही रहा होगा, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक बात है। क्वेश्चन को पहले आप जब तक ठीक से ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका आंसर कैसे सही दोगे, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, ठीक है।
ए वाला ऑप्शन कह रहा है आपसे, कह रहा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। देखिए सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना एनसीएफ 2005 शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दूसरा कह रहा है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ठीक बात है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ये बात भी ठीक है आपकी, ये भी ठीक है। कह रहा था हमसे पूछा ही गलत था ना, कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो पहला ही नहीं है, इसलिए पहला ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये देखिए दिशाओं से क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आपका दिशाओं, जो दिशा होती है आपकी, ये अगर आपका क्लियर है तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, बड़ा देख के आपको घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ से तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस जो कह रहा है वही आप करते चलो, बस आंसर आपका आ जाएगा 1 नंबर। देखिए किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, और ये नहीं है कि इसी सेट में पूछा गया, हर बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। हमने 2 सेट कर रखा है, आपने देखा होगा उस सेट में भी क्वेश्चन बना हुआ है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। देखिए हम साथ में करते चलेंगे। पहले डॉक्टर का घर हम एक्स घर बना लिए, एक्स पर हम स्थित हैं, हमको जाना है अस्पताल, और अस्पताल पर हमें पहुंचने के लिए देखिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, सीधी सड़क नहीं है, तो अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। पहले ए पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स के ठीक पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी। एक्स की ठीक पूर्व दिशा कौन सी होगी, इधर ही होगी ना पूर्व दिशा। ये कितनी है, 600 मीटर। ठीक, आप कहाँ पहुँच गए, ए पर पहुँच गए। नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। ए का ठीक दक्षिण क्या होगा, ये ए है, इसका दक्षिण क्या होगा, ऊपर तो उत्तर होता है तो नीचे ही दक्षिण आएगा, तो नीचे आप दक्षिण आओगे, नीचे आप दक्षिण आए, कितनी दूरी 450। ठीक, उसके बाद अब यहाँ आप कहाँ पहुँचे, बी पर पहुँच गए। अब सी पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। बी का पश्चिम क्या होगा, इधर तो पूरब दिशा है, इधर ही पश्चिम होगी। 120 मीटर, 120, ये ज़्यादा नहीं चलेंगे, इससे दोनों से कम ही है डिस्टेंस, तो कम ही चलेंगे। 120 हो गया ये आपका। आप कहाँ पहुँच गए, सी पर पहुँचे। उसके बाद देखो सी पर पहुँच गए ना, अंत में आप वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हो जो सी के ठीक उत्तर में। सी का उत्तर कहाँ है, ऊपर होगा सी का उत्तर, तो सी के उत्तर में 90 मीटर आप चलते हो। सी का उत्तर ऊपर होगा तो 90 मीटर, ज़्यादा नहीं चलेंगे, 90 ही जाना है हमें। तो ये आपका 90 मीटर है, आप पहुंच गए कहाँ, वाई अस्पताल आप पहुंच गए वाई। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको डिस्टेंस ये समझ में आनी चाहिए कि 600 ज़्यादा होगा, 450 इससे थोड़ा कम होगा, 120 और थोड़ा कम चलेंगे। अगर आप बराबर ही चल दोगे तो आपकी दिशाएं गलत हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आपसे दूरी तो पूछा नहीं है, केवल दिशा ही पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आपको बताना है, कह रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल आपका वाई था, ये अस्पताल वाई है, घर आपका एक्स है, तो ये आपका एक्स हो गया। तो हमें अस्पताल के सापेक्ष बताना है। अगर आप घर के सापेक्ष बता दोगे तो आपकी डायरेक्शन गलत आ जाएगी, फिर आंसर भी आपका गलत आ जाएगा, और जब आंसर आपका गलत आ जाएगा तो 1 नंबर भी आपका चला जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए वाई के सापेक्ष हमें एक्स की डायरेक्शन बतानी है, अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा। तो यहाँ अगर आप डायरेक्शन भी बना लोगे, ऐसे बना रहे हो, ये वाई है आपका, ये कौन सी दिशा है, ये आपकी कौन सी दिशा है, पश्चिम है, ये कौन सी है, उत्तर है। तो क्या आंसर होगा, उत्तर और पश्चिम आएगा ना, उत्तर पश्चिम आंसर आया। जिसका उत्तर पश्चिम आया उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार हमने अलग से ये क्लास बनाई हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, वहाँ हमने सारा प्रीवियस ईयर सेट लगवाया हुआ है उसी टॉपिक से जो पूछा गया है। ठीक, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, 18वां कह रहा है चिराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, जल्दी बताएं। ये बात तो नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो आपने है, सीरीज आपने पढ़ी है, आंसर करो जल्दी से। चिराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये बताएं जल्दी से।
मेघालय, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर। चिराव डांस क्यों होता है? मिजोरम में चावल की खेती आने पर किससे करते हैं डांस? बांस से करते हैं ना, बांसों से करते हैं ना। मिजोरम आपका राइट आंसर होगा। मेघालय, झारखंड, मणिपुर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखिए मैप से क्वेश्चन बना हुआ है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य बताएं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। उड़ीसा तो आपका ऊपर चला जाएगा। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो आपका ऊपर चला जाएगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तो आपका ऊपर चला जाएगा। पहला ही आपका राइट आंसर होगा। फिर भी हम मैप से देख लेंगे। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, देखिए तमिलनाडु कहाँ है यहाँ पे, जल्दी बताइए। ये चीज़ें आपको मैप से नहीं आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि मैप आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएगा, दिमाग आपके साथ जाएगा। तो कोशिश करें कि दिमाग में मैप को बिठा लें, ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन आ रहा है? देखिए तमिलनाडु के पास क्या है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। पहला ऑप्शन सी हमारा था ना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पहला ऑप्शन ही था। ये पहला ही आपका सही हो जाएगा। बाकी जो कह रहा था उड़ीसा, देखिए उड़ीसा कहाँ है यहाँ पे? उड़ीसा आपका यहाँ आ रहा है, देखिए कहाँ है, दिखा कहाँ है? ये आपका उड़ीसा है। महाराष्ट्र आपका यहाँ है, तो ये तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य थोड़ा ना है। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य किसके बगल है। क्वेश्चन नंबर 20, 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं नहीं, कक्षा रहेगा, कितना गलत टाइप होता है। कह रहा पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ये क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक है, हर बार बनता है। कह रहा पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा कह रहा डीप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हमने ये आपको बताया हुआ है कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस आपकी नहीं पढ़ाई जाती है, तो ऐसा नहीं है ईवीएस नहीं पढ़ते हम, ईवीएस हम पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट और सेकंड में, बस भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और हम सीटेट में भी ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज पढ़ते हैं, लेकिन 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी सीरीज पढ़ते हैं ना। तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड होता है हमारा? सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तो आपकी होती है। तो 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ना कि आपका विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को और केवल विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है वो अपने इन्वायरमेंट को समग्र रूप से देखता है ना। ऐसा नहीं गांधी जी के बारे में अभी आपने पढ़ा तो गांधी जी के बारे में आप बता दोगे जो है हमने ईवीएस में पढ़ा भी है, तो कहेंगे ये हिस्ट्री का भाग है, हम ईवीएस में नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, उसी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो समग्र रूप से अपने इन्वायरमेंट को देखता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? सही कथन आपको बताना है। कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब इसमें कक्षा 1 और 2 के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने आपको बताया कक्षा 1 और 2 में किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। आंसर करो जल्दी से। दूसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अभी हमने जस्ट इसके पहले ही आपको बताया। क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की अलग से कोई बुक नहीं होती आपकी, क्लास फर्स्ट और सेकंड में भाषा और गणित के माध्यम से ही आपका ईवीएस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। पहले में ये देखिए कह रहा है कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नहीं, क्लास फर्स्ट और सेकंड में नहीं, ये 3rd से 5th तक के पढ़ाए जाते हैं ना। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं, 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये भाषा और गणित के माध्यम से 2, 3, 5 नहीं, 1 और 2 को, जो आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे, देखिए इसको साथ में पढ़ो, आंसर करो जल्दी से साथ में। कह रहा बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह क्या इंगित करता है? आप बच्चों को खोजने के लिए समय देते हो, तो ये किस और निर्देश क्या है, मकसद क्या है इसका? पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित होता तो बालक को समय ही नहीं दिया जाता। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है।
याद करना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, बिल्कुल ही गलत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, तभी तो बालक को खोजने का अवसर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? उप प्रकरण थीम से अगेन क्वेश्चन बना हुआ है, जल्दी बताएं, अगेन दोबारा से जल्दी बताएं आंसर। अगर आपको थीम पता होगी तो आप उप थीम बता लेंगे। यहाँ उप थीम पूछ रहा है ना, उप प्रकरण पूछ रहा है, प्रकरण नहीं पूछ रहा। पर्यावरण अध्ययन की कितनी थीम है? 6 थीम है। कौन कौन सी हैं? पहले आप परिवार होगा आपके पास, फिर आप भोजन करेंगे, फिर आप पानी पिएंगे, फिर आपको घर भी चाहिए, फिर आपको घूमने के लिए भी चाहिए, क्योंकि घर में तो आप रह नहीं सकते दिन भर, क्यों घूम भी लेंगे, फिर आपको रोटी के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। कौन बचा इसमें से? थीम में हमने जानवर आपको बताया कहीं? तो ये आपका उप प्रकरण है, ठीक है। आपको बताना था, उप थीम ही बतानी थी। ये भी थीम है, ये भी थीम है आपकी, ये भी थीम है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? वांछनीय गतिविधि जल्दी बताइए। डिजायरेबल, बताइए वांछनीय गतिविधि कौन सी है? पहला कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। जल्दी बताएं, आंसर बताएं, उसके बाद हम आपको बताएं जस्ट तुरंत। देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही आश्रित रहोगे आप यूट्यूब क्लास में देखो, केवल एक बुक खरीद लो, उसके बाद जाओ सीटेट का एग्जाम दे दो। संभव है अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे आप? पहला तो आपका बिल्कुल गलत है ना, पहला गलत है आपका। दूसरा कह रहा है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक बात है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। सूचनाओं को कह रहा है ना, सूचनाओं को प्रेरित करना, ये कोई बात नहीं है। तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। रेखीय नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा आपको। दूसरा ऑप्शन बी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? जल्दी बताएं, ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये भी महत्वपूर्ण है। जब तक बच्चा भाग ही नहीं लेगा सक्रिय रूप से, तब तक आप सिखा कैसे पाएंगे? बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी ठीक बात है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, चलो ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, देखिए व्याख्या और परिभाषा तो एकदम गलत है, डी वाला आपका गलत हो जाएगा। परिभाषा जहाँ देखिए आप गलत करें। डी, 3 ऑप्शन आपका सही है। ए बी सी कहाँ है? दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। शिक्षक जो है बच्चों के द्वारा जानवरों का चित्र बनाने और उसका अवलोकन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना हो सकता है, ये भी हो जाएगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ठीक बात है, ये भी। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, चलिए ये भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमें 3 ऑप्शन में बताना था। अगर एक बताना होता, 2 बताना होता, तब इसमें तीनों ऑप्शन दे रखा है, इसलिए ए बी सी तीनों सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन आपको सिखाना है, तो किस तरीके, कौन सा प्रभावशाली तरीका है इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है। वृतांत, कहानियाँ। वृतांत में क्या होता है? घटनाएं होती हैं, कोई भी घटनाएं। कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या शिक्षक के द्वारा, ये कोई बात नहीं है। शिक्षा के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। प्रदर्शन और व्याख्या शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षक के द्वारा होगा, ठीक है। शिक्षक के द्वारा ही अवधारणाओं और प्रदर्शन होगा और व्याख्या होगी। चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। सही कौन कौन सा होगा जल्दी बताएं। पहला वृतांत, घटनाओं के द्वारा, ठीक है, प्रभावशाली तरीके से उसे जोड़ा जा सकता है। कोई भी घटनाएं हो गई। कहानियों के द्वारा, कहानियाँ तो आपकी ईवीएस में इंपॉर्टेंट है ही, तो ए और बी आपका राइट आंसर होगा। सही कथन आपको बताना था, तो ए और बी कहाँ है? सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन नंबर 28, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। कितना लंबा क्वेश्चन है कि आपका टाइम लेने के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, और ये सही कैसे होगा? अब ऐसे थोड़ी ना कि हम ईवीएस नहीं करेंगे,
प्रैक्टिस 10 बार, 5 बार, 15 बार, जितना बार आप प्रैक्टिस कर लें उतना ही अच्छा है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि बताइए करके सीखने पर बल दिया जाता है क्यों? इसमें से 2 ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 2 गलत हैं इसमें से। कौन कौन से गलत हैं जल्दी बताएं। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बताइए, अनुशासन को कह रहे हैं प्रभावशाली है। दूसरा कह रहा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। तीसरा कह रहा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। देखिए पेडागोजी का ये क्वेश्चन एक बार और अभी इसके पहले हमने किया हुआ है, ये रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज इसमें चेंज की है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। ये कोई बात नहीं, समय पर पूरा करने को सहायता करता है। बी और सी आपका राइट आंसर है, केवल बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? सबसे प्रभावशाली संसाधन आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपका 3 ही सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है, बस चारों नहीं सही है, 1 गलत है। इसमें से कौन सा गलत है जल्दी बताएं आप। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। देखिए परिवार के सदस्य भी इम्पॉर्टेंट है, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, ये भी ठीक है, कक्षा। चारों तो हम सही नहीं कर सकते, इसलिए ए बी सी आपका राइट आंसर होगा, 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ये सारे आंसर जो हम बता रहे हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर की जो आपके आए हुए थे वही है, कोई उल्टा सीधा आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, इसके पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। 30 में से आपने कितना नंबर लाया है। अगर आपने मेरी NCERT सीरीज़ देखी है तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा नंबर आया होगा, तो मेरे उम्मीद पर आप खरे उतरिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? बताइए कौन सा सिद्धांत आप यूज करते हो पर्यावरण सीखने के? ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात। आंसर करो जल्दी से, ये आपने पढ़ा होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। बच्चों को जो पता होता है फिर उसके बाद उसको वो बताते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए NCERT 2005 भी कहता है कि जो बच्चों का स्थानीय जो घर की भाषा है, जो बच्चों को पहले से पता है, उसके बाद हम उसको जो नहीं पता है, तो जो पता है और जो नहीं पता उसको रिलेट करके बताएंगे ना। ऐसा थोड़ा ना पहले जो नहीं पता है उसके बाद आप बताएंगे जो पता है। पहले जो पता है उसको आप बता दोगे, उसके बाद जो नहीं पता है बच्चा उसको रिलेट करके सीख जाएगा। तो ज्ञात से अज्ञात होता है। दूसरा कह रहा है वैश्विक से स्थानीय। पहले आप स्थानीय से वैश्विक होता है ना, पहले आप स्थानीय से वैश्विक दुनिया की ओर जाओगे ना, कि पहले दुनिया से फिर स्थानीय जाओगे। अमूर्त से मूर्त, ये भी उल्टी बात होगी। मूर्त से मूर्त, अमूर्त जाते हैं, जो चीज़ बच्चा देख रहा है दिखा के बताएंगे, उसके बाद जो चीज़ नहीं देखता। तो मूर्त से अमूर्त होगा, अज्ञात से ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात से अज्ञात होगा। ये आपने शिक्षण सूत्र पढ़ा होगा टीचिंग ट्रेनिंग का, जब आप कर रहे होंगे DLED या BEd जो भी किए होंगे, तो इस सूत्र से आप अवगत होंगे। तो ये आंसर तो आपको गलत नहीं ही करना चाहिए। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, बताइएगा ज़रूर, ठीक। देखिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज़ हमने आपको बताई वो चीज़ आपको समझ में आई, हमने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक बात है। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का ये मेरा चैनल है SB3011, आप सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टीचिंग से, तो हम आपको वहाँ बता देते हैं। क्लास भी चलनी होती है नहीं चलनी होती है वो भी हम बता देते हैं। मेरी ये क्लास डेली शाम को 5 बजे लाइव होती है, आप देख सकते हो। जो भी आपका डाउट रहेगा वो लिया जाएगा, ठीक बात है। कमेंट में अपने विचार को ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं नहीं समझ में आती हैं, ठीक बात। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करिएगा मॉक टेस्ट देने के बजाय, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट कहाँ से होंगे, ज़्यादा प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। अगर आपने ये दिया, हमारा 2 सेट हो गया ना, 2 सेट हुआ 3 सेट हुआ, ये हमारा तीसरा सेट है। क्योंकि हमने अगस्त का लगाया और सितंबर 2019 का भी हमने लगाया था, जुलाई 2019 का लगाया था, उसके बाद हमने दिसंबर 2019 का पेपर लगाया, ठीक। 3 पेपर आपके हो गए। अगर 3 पेपर भी आप अगर 6 बार 9 बार कर लिए ना, तो ये आपका 10 मॉक टेस्ट के बराबर ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत सारे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जैसे आपसे थीम से पूछ लेता है, ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, घरों से ज़रूर पूछेगा, हाथी से कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैप से फिक्स है, रेलगाड़ी से फिक्स है, ये सारे क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कितने आपके सही हुए ये भी बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम दूसरा सेट प्रैक्टिस करेंगे। हम 5 सेट आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके बाद आप करिएगा, ठीक।